पृथ्वीराज चौहान इतिहास और जो इतिहास है और सच्चाई को आप जानकर आपको गर्व भी होगा। बिना आंखों के इन्होंने गौरी को मौत के घाट उतार दिया। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु से लेकर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने तक का सफर। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ऐसे राजा हुए जिन्हें शब्द भेदी बाण की कला जानते थे। महज 12 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पृथ्वीराज चौहान जी की जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को रहे, जिनमें मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध, महाराज जयचंद जी से दुश्मनी और तमाम युद्ध ऐसे रहे, तमाम उनके साथ घटनाएं घटित होती रही ऐसी। तो पहले जैसे मैं बता चुका हूं कि महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में जो दुश्मनी का कारण था वो सत्ता को लेकर था, और सत्ता कुछ ऐसी थी कि दोनों के दोनों एक कह सकते हैं दोनों की जो माँ थी वो एक ही पिता की संतान थी। दोनों के नाना आनंदपाल तोमर थे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। दोनों के नाना आनंदपाल तोमर थे और आनंदपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान जी का चुनाव किया दिल्ली की गद्दी के लिए। वो उन्हें उचित शासक दिखाई पड़े, जबकि आयु में जहां तक हमें मालूम है महाराज जयचंद की आयु ज्यादा थी, परंतु पृथ्वीराज चौहान उनको योग्य शासक दिखाई दिए। तो इस कारण इन दोनों के बीच में तनातनी रहती थी। पृथ्वीराज चौहान का पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, मतलब ये प्रथम पृथ्वीराज चौहान नहीं थे। इनके अतिरिक्त अभी 2 पृथ्वीराज चौहान और आए थे, परंतु इन्हीं के वंश में, इसलिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहे गए था। इनका जो घोड़ा था उसका नाम नत्यरंबा था। देखिए, महाराजाओं के घोड़ों को भी याद किया जाता है, तो कुछ तो बात रही होगी, ऐसा शासन रहा। शासन काल जो इनका है 1178 से 1192 कहा जाता है, और मुख्य युद्ध इनका तेहराइन का कहा जाता है। अब देखिएगा, मुख्य युद्ध तेहराइन का कहा गया, इसका यह मतलब नहीं है कि इन्होंने अन्य युद्ध नहीं लड़े। इनके सैकड़ों युद्ध हुए हैं और कई युद्ध इनके मुगल आक्रांताओं के मुकाबले अपने राजपूतों में ज्यादा युद्ध हुए, जो कहीं ना कहीं हमारे कह सकते हैं कि राजवंशों के कमजोर होने का एक कारण भी हुआ आगे चल के। आइए अब इनके जीवन परिचय के बारे में चलते हैं। एक बालक जिसकी चमक बचपन में ही दिखने लगी, तेज तर्रार और ओजस्वी भाषा, शेर की तरह चाल, चीते के समान लपक और चील के समान आंखें, ये सब गुण एक साधारण बालक में नहीं हो सकते। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्हें अजय मेरू और दिल्ली की सत्ता पर बैठने का सौभाग्य मिला। युद्ध कला में इन्होंने अल्प आयु में ही प्रारंभ कर दिया था। शब्द वेदी बाण इनकी मुख्य विद्या थी। सन 1149 में इस धरती को पृथ्वीराज चौहान के रूप में एक वीर पुत्र प्राप्त हुआ। इनके माता पिता की शादी के 12 वर्ष के पश्चात इनका जन्म हुआ था। यह खबर राज्य में कई लोगों को बहुत बुरी लगी। पृथ्वीराज चौहान की कहानी की असली शुरुआत यहीं से हुई। इनको मारने के लिए षड्यंत्र शुरू हो गए, लेकिन किस्मत के धनी पृथ्वीराज चौहान महज 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिला, लेकिन इस काजी इनकी माता की देखरेख में होता था। इस समय कामकाज इनकी माता के देखरेख में होता था। और पृथ्वीराज चौहान राजा कैसे बने? इन्हें पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा भी कहा जाता है। भाई के सामने बचपन में इनका दोस्त था जिसका नाम चंद्रबरदाई था। अब चंद्रबरदाई के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान के बड़े ही करीबी कहे जाते थे। आनंदपाल तोमर जी की पुत्री कर्पूरी देवी, जो कि अजमेर की महारानी, इनके पिता के सामने उत्तराधिकारी को लेकर दुविधा थी। अब पुत्री के हाथ में शासन सौंपा जाना भी गलत था, तो इन्होंने दोहित को राज्य सौंपने का मन बना लिया। दोहित मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं मतलब अपने कुल परिवार से किसी को, नात रिश्तेदार को सौंपने का मन बना लिया। नन्हे से राजकुमार पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी पर बिठाया।
1166 ईस्वी में की बात है कि जब आनंदपाल की मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात राजभार पृथ्वीराज चौहान जी के कांधे पर आ गया। महज 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान जी दिल्ली के शासक बने और एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। प्रारंभ में पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने पड़ोस के सभी क्षत्रिय राजाओं को और अन्य राजाओं को लड़ना, हराना और अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। इन्होंने चंदेल राजा परमाल देव को हराया। शुरू में मोहम्मद गौरी से छुटपुट आक्रमण होते रहते थे, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान जी आसानी से रोक देते थे। मोहम्मद गौरी भी इनकी ताकत को भली भांति जानता था। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को लगातार 16 युद्धों में पराजित किया, लेकिन हर बार उसे माफ कर दिया। अब ये 16 युद्धों की जो बात है, वो ऐसे कोई युद्ध नहीं थे। मैं बता दूं आप सबको, आप सबके समक्ष बात पहले से रख दूं कि जो 16 युद्ध महाराज पृथ्वीराज चौहान के हुए, ये ऐसे कोई युद्ध नहीं थे कि मतलब सेना लेके जा रहे हैं। मतलब छोटे मोटे आक्रमण करते थे, वो वहां पे जाते थे। और गौरी को माफ करने वाली बात क्या है ना, वो एक ही बार हुआ है जब गौरी घुटने पे गिर गया था, माफी मांगी थी उसने। उसके अतिरिक्त गौरी को जो माफ करने वाली बात है, वो मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगती है कि मैं एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे शासक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये इतिहास के कुछ लेखकों की मुझे लगता है कि अपनी भक्ति की वाणी है, क्योंकि छोटे छोटे युद्ध हुए थे। और गौरी हमेशा, आप जानते ही हैं कि जिस तरफ से ये आक्रांता आते थे, तो इनकी मानसिकता जो होती थी, जो इनकी थॉट प्रोसेस होता था, वो कभी राज करने का नहीं, हमेशा लूटपाट, यानी चोरी करके, लूट करके भाग जाओ। तो गौरी हमेशा भाग जाता था और एक ही बार वो आमने सामने के युद्ध में माफी मांग के गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को लगातार 16 बार पराजित किया, लेकिन हर बार उसे माफ कर दिया। अब दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी हो गई थी। इन दोनों के बीच में तराइन के मैदान में दो युद्ध हुए, दो मुख्य युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी ने जीत हासिल कर लिया, जबकि द्वितीय युद्ध जो हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जो है वो महाराज जयचंद के पास मदद मांगने गया, परंतु महाराज जयचंद ने उसकी सहायता नहीं करी। फिर इसने अपनी सेना लेके पृथ्वीराज चौहान जी की ओर लड़ने के लिए गया। और पृथ्वीराज चौहान और महाराज जयचंद के बीच में अलायंस अच्छे भी नहीं थे, तो एक ये कारण रहा कि वो पृथ्वीराज चौहान जी का साथ नहीं दिए, क्योंकि इनके बीच में पहले ही बहुत भयंकर मारकाट हो चुकी थी। कोई किसी का बेटा मारा, कोई किसी का बेटा मारा, तो अलायंस के चांसेस बहुत कम थे। और मैं ये दावे से इसलिए कह सकता हूं कि पृथ्वीराज चौहान जी के विरुद्ध में महाराज जयचंद ने गौरी की मदद नहीं की, क्योंकि वो खुद गौरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो कभी किसी और दास्तान सुनाएंगे। तो तराइन के प्रथम युद्ध में अपने साम्राज्य की विस्तार जो हुआ था आपके 1990 और 1991 में, अपने साम्राज्य की विस्तार की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में भारत आया था। 1186 में ईस्वी में गजनवी वंश के अंतिम शासक को पराजित करके मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर कब्जा कर दिया। धीरे धीरे वह हिंदू बहुल क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाने लगा, तैयारी करने लगा। इस समय राजा जयचंद के आसपास सभी राजपूत एक थे। मतलब आप ये समझिएगा, राजा जयचंद की जो अलायंस थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो भी एक वजह थी कि यहाँ कोई भी एकाएक दुश्मनी नहीं कर सकता था, आक्रमण नहीं कर सकता था, और इस बारे में सोचता भी नहीं था। एक कुशल शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान जी आए, सबके समक्ष आए। हमेशा सुव्यवस्था, साम्राज्य विस्तार को लेकर सतर्क रहते थे, और वह अपने साम्राज्य को पंजाब तक विस्तारित करना चाहते थे, विस्तृत करना, मतलब पंजाब तक ही अपने अंडर में चाहते थे। और यह वह समय था जब मोहम्मद गौरी ने पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। 1190 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, जिसकी राजधानी भटिंडा थी। अगर पंजाब पर अधिकार जमाना है तो मोहम्मद गौरी को युद्ध में पराजित करना होगा। यह बात दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इस विचार के साथ ही पृथ्वीराज चौहान जी मोहम्मद गौरी से लोहा लेने के लिए पंजाब की तरफ एक विशाल सेना लेकर निकल पड़े। पृथ्वीराज चौहान जी ने 3 किले जीत लिए, जिनमें हांसी, सरस्वती, सरहिंद शामिल था।
अपने गुप्तचरों के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान जी को सूचना मिली कि अनहिलवाड़ा में कुछ विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया है, जिसे दबाने के लिए पृथ्वीराज चौहान जी चल पड़े। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी को इस विद्रोह के बारे में पता चला और उसे सूचना मिली कि पृथ्वीराज चौहान जी विद्रोह दबाने के लिए गए हैं। तो उसने पुनः आक्रमण करके सरहिंद का किला जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान जी की सेना के सामने विद्रोह कुछ भी नहीं था। अनहिलवाड़ा का विद्रोह कुचल के जब पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गौरी की करतूत पता चली तो उन्होंने संकल्प लिया कि गौरी को पराजित करके इसका विनाश करके ही दम लेंगे। अपनी सेना में जोश और जुनून जज्बा विकसित कर पृथ्वीराज चौहान जी मोहम्मद गौरी की तरफ बढ़ने लगे और सरहिंद के किले के समीप एक बहुत बड़ा मैदान था जिसका नाम तराइन था। सन 1191 ईस्वी की बात है। पृथ्वीराज चौहान जी और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसमें गौरी को हकीकत से अवगत कराया। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी की राजपूती सेना मोहम्मद गौरी की सेना को ऐसे खदेड़ दिया जैसे शेर को देख के आवारा कुत्ते भागते हैं। मोहम्मद गौरी की सेना वही सैनिक इस युद्ध में जिंदा रहे जो मैदान छोड़कर भाग गए। ऐसा कहा जाता है कि गौरी की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया गया और मोहम्मद गौरी इतनी बुरी तरह से घायल हुआ था, ऐसा घायल हुआ कि ऐसी अवस्था पहुंच गया कि स्वयं अपने घोड़े पे बैठ के भाग नहीं पा रहा था। तभी उनके एक सैनिक ने उन्हें घोड़े पर बैठा के युद्ध के मैदान से बाहर लाया और उनकी जान बचाई गई। जिस सेना का बादशाह घायल हो उस सेना में खलबली मचना बहुत आम बात है। मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भी यही हुआ और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जान कैसे बचाएं। और पृथ्वीराज चौहान जी का हौसला देखते हुए देखिए 80 मील तक, अब मील कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है आपका 1000 मीटर, लेकिन मील जो होता है वो करीब 2 किलोमीटर होता है। 80 यानी कि 160 किलोमीटर, 80 मील तक उन्होंने तुर्की सेना का पीछा किया। पृथ्वीराज चौहान जी के खौफ की वजह से वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और लगातार भागते रहे। इस तरह तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को पराजित करके पराजित किया और इस पूरे युद्ध में इनको करीब 7 करोड़ रुपए की धनराशि संपदा प्राप्त हुई, जिन्हें उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया और धन संपदा के साथ ही साथ इनकी ख्याति पूरे भारत और भारतवर्ष के बाहर तक फैल चुकी थी। बैटल ऑफ तराइन यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध को लेकर इतिहासकारों के बीच में मतभेद रहते हैं कि जो रासो है, पृथ्वीराज रासो है, उसके अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। इस युद्ध के पीछे मुख्य कारण पृथ्वीराज चौहान जी से बदला लेना था। इसके लिए मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना का पुनः गठन किया, पूरी तैयारी करी और साथ ही युद्ध मैदान में आया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ कुछ घटनाएं घटित हो चुकी थी। उनके जो तोमर वंश से उनके मामा थे और उनसे बीच में अब उनके और चौहान जी के बीच में अब संबंध उतने घनिष्ठ नहीं बचे थे। कुछ घटनाएं बीच में उनके पारिवारिक हो चुकी थी, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान जी की सेना थोड़ी कमजोर पड़ चुकी थी और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द में इनके पास कई राजाओं की सहायता भी नहीं थी, क्योंकि एक बड़े अलायंस से इनकी लड़ाई भी चल रही थी। चंदेल, बैस और राठौर वंश से इनकी लड़ाई चल रही थी, गहरवार वंश से, तो उधर से भी अलायंस इनकी होना मुश्किल थी। तो इस दौरान में पृथ्वीराज चौहान जी की सेना थोड़ी कमजोर पड़ी थी और मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी से आया था। जब पृथ्वीराज चौहान जी को पता चला कि मोहम्मद गौरी उनसे बदला लेने के लिए आतुर है, तो इस बात पर पृथ्वीराज चौहान जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि वो यह थी कि जो गौरी था, मतलब गौरी जो आया था, तो उसने आसपास के कई राजाओं से मदद मांगी थी पृथ्वीराज चौहान जी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, जिसमें किसी भी राजा ने सहायता नहीं करी थी, दोनों ही पक्षों की। क्योंकि एक पक्ष मलेच्छ था और दूसरा पक्ष जो था उनसे उनके संबंध घनिष्ठ नहीं थे, कहीं ना कहीं खून के प्यासे दोनों एक दूसरे के थे।
1192 में 92 ईस्वी में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें इतिहास के पन्ने से जिसको इतिहास के पन्ने से कभी मिटाया नहीं जा सकता। एक ऐसा युद्ध जिसे हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई भारत के इतिहास का एक काला पन्ना। कि पृथ्वीराज चौहान जी अब लड़ने जब गए तो उनको बंदी बनाए जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता कि अपना राजपूतों का जो कह सकते हैं कि भाई सेना होती थी, जब उसमें राजा लड़ने जाता था तो हमारे जो शासक होते थे वो हमेशा फ्रंट फुट पे लड़ते थे, सेना में आगे खड़े होते।